और नाविका जी, अभी आपने अपनी रिपोर्ट में हेमंत सोरेन का जिक्र किया, आपने ये तो बता दिया कि उसे बेल मिल गई, लेकिन ये नहीं बताया कि कोर्ट ने ये भी कहा है कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ईडी कोई सबूत पेश नहीं कर निशानी है ना पार्टी जी, मुख्यमंत्री लोकतंत्र की निशानी है ना कि जुडिशरी चल रही है। जुडिशरी ने अरविंद केजरीवाल को भी बेल दी थी, कहा था कि चुनाव के वक्त आप बाहर आ सकते हैं। आप कहते हैं कि हम प्रभावित रहते हैं, पहले भी रिपोर्ट आती है, हम दिखाते हैं, आज भी रिपोर्ट आई, मैंने तो आपको बुलाया। यही तो लोकतंत्र है कि मैं आपकी प्रतिक्रिया मांग रही हूं तथ्य रख कर। अब आपकी प्रतिक्रिया ना मांगो तो लोकतंत्र खतरे में, आपकी प्रतिक्रिया मांगो तो लोकतंत्र खतरे में। मैंने कुछ फैक्चुअली गलत बोला, मैंने कोई तथ्य गलत रखे आपके सामने, लेकिन नहीं, आपका निशाना हमेशा एंकर पर होगा। ये लोकतंत्र की अगर निशानी है तो आपका लोकतंत्र बहुत दुरुस्त चल रहा है। और आपने जर्नलिस्ट की बात कही, तो कल और आज के बीच में तमिलनाडु, तेलंगाना, इनके भी हाल देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने पत्रकार जेल में भेजे गए। लेकिन आपने शहजाद से सवाल पूछा तो जवाब, त्वरित जवाब को मैं उन्हीं के उदाहरण से जवाब दूंगा। भाटी जी, आपके सामने और दिल पर हाथ रखकर बात बोलता हूँ, वैसे मैं लाना नहीं चाह रहा था, परंतु आपने उंगली मेरे मुंह में डाली तो बोल रहा हूँ। भाटी जी ने कुछ दिन पहले रामपथ अयोध्या में उन्होंने एक स्टोरी डाली जो कि गलत निकली, फेक थी। उन्होंने स्वीकारा, ये उनका बड़प्पन है, उन्होंने डिलीट किया। इन पर एक कार्रवाई नहीं हुई, परंतु नाविका जी, इसी टाइम्स नाउ ग्रुप ने जब एक सच्ची चोपड़ा उत्तर दिनाजपुर की घटना के बारे में रिपोर्ट किया तो आपको कोलकाता पुलिस से नोटिस आई कि नहीं आई नाविका? सोचिए, भाटी जी मेरे बड़े भाई है, मैं नहीं मानता कि ये झूठ न्यूज फैलाते हैं, इनके पास से गलती से हुआ होगा। इन्होंने उत्तर प्रदेश अयोध्या के विषय में गलत न्यूज, भ्रामक न्यूज फैलाए, बाकी लोगों ने जानबूझकर फैलाए, उन पर भी कार्रवाई नहीं हुई। परंतु नाविका जी, आपके समूह ने, मैंने जो घटना बंगाल में हुई, चोपड़ा में तालिबानी कृत्य हुआ, उस पर जब हमने सच्ची घटना बताई, हम पे नोटिस आई। वही वामपंथी इकोसिस्टम जो बोलेगा कि अगर किसी ने आज एक पेपर लिख दिया कि शहजाद पूनावाला का जो ड्रेस है, एक सफेद मुंह के ऊपर पीला गमछा और काला कुर्ता, वो देखिए, एक्सक्यूज मी, आई डिडंट इंटरप्ट यू व्हाइल यू आर टॉकिंग, व्हाई आर यू इंटरप्टिंग मी? इनका डेमोक्रेसी। तो अगर उन्होंने ऐसे और वो लिखेंगे, इसके यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से अभिजीत अपनी बात कहने में काउंटर का समय दूंगी। विवेक जी, कृपया शांति बनाए रखें। तो वो एक पेपर निकालेंगे कि भाई ये मनुवादी हैं, इसीलिए उन्होंने सफेद ऊपर रखा है, फिर चीनियों को ऊपर रखा है और अफ्रीकन को सबसे नीचे रखा है। वो आपको देखेंगे, फिर पेपर लिखेंगे कि क्यों नहीं, कि इन्होंने सफेद साड़ी काले ब्लाउज पे ओढ़ के रखा है, ये आर्यन लोग, द्रविडियन लोग को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सब बकवास लिखते हैं। आपने तो देखा ही होगा वो जेम्स लिंडसे ने कैसे कई सारे माननीय जर्नल्स को बुद्धू बनाया था, पता नहीं क्या क्या अनशंट पेपर लिख के। ये सब माननीय इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं जर्नल्स। और ये सब जो रैंकिंग एजेंसीज होती हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, ये इन्हीं के पास जाते हैं। क्यों? इनका धंधा क्या है? एक ESG नाम का एक ग्लोबल इंडेक्स है जिसमें आपको ये सब सामाजिक, सोशल जस्टिस, हिंदी में क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय वाले क्राइटेरिया रखने पड़ते हैं, और उसमें आपको इन सबको ये करना पड़ता है। अब ये किस लिए आता है? क्योंकि ये लोग जिनको लोन देना चाहते हैं, लोन देंगे। जब उनका कंपनी कोलैप्स होता है, उनको बोलने के लिए कुछ होना चाहिए कि भाई हमने ये इंडेक्स देके ही बनाया था, ये किसी और ने बनाया। तो ये जो पैसा का व्यापार करते हैं, पैसे के व्यापारी से निकला है, अपने आप को अपने गलतियों के लिए जेल ना जाने के लिए निकाला गया। ये सब इंडेक्सेस इन्हीं जैसे लोग बनाते हैं, इन्हीं जैसे लोगों के लिए बनाया जाता है। मैं ये नहीं कह रही, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही, और सबके हाथ ऊपर मैं सबके पास एक एक करके आ रही हूँ। सबसे पहले राजकुमार भाटी जी ने उठाया अपना के हंगर इंडेक्स पर सरकार का पक्ष है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंटिन्यूज टू बी फ्लॉड मेजर ऑफ हंगर एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट इंडियाज ट्रू पोजीशन, क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है आयरलैंड और जर्मनी से, उनको रैंक करता है ऊपर, और वहां से लेता है कहीं ना कहीं जो डेटा है और स्पॉन्सरशिप है, और उसके बाद इंडिया को रैंक करता है। तो एनजीओ कितने सही इंफॉर्मेशन देते हैं
और उनके कोई एजेंडा है कि नहीं, इस पर भी सवालिया निशान है, लेकिन उसे तो हम मान लेते हैं। सवाल ये नहीं है कि प्यू इंडेक्स क्या कह रहा है, सवाल ये है कि बाकी चीजें अगर आप मानते हैं, अगर अच्छी चीज भारत के बारे में कही जाए, नहीं मानते, ये देश का संविधान और लोकतंत्र बचाता है क्या? लेकिन सवाल इस बात का है, हंगर इशू है, उसको उस फिगर को मान लेना। मैं कह रही हूं कि इस देश में ये मुद्दा नहीं है। तहसीन बहुत सही में अभी मेरी बारी है। तहसीन एक एक करके, तहसीन एक सेकेंड, तहसीन बिल्कुल सही कहा आपने। ये कहना, ये भ्रमित करना कि 80 करोड़ लोगों को जिस देश में राशन मिल रहा है वो देश हंगरी है, जबकि ये आंकड़ा स्टंटिंग और मैल नरिशमेंट का, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैल नरिशमेंट के बारे में मान लीजिए वो उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए, कितने से कितने जुटे, ये आंकड़ा मैल नरिशमेंट का है। आज अगर ये सर्वे है तो इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा, भटकाया जा रहा है, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, पोषण की बात करो, इसकी बात करो, उसकी बात करो, लेकिन लोकतंत्र की बात मत करो। मणिपुर पर सवाल उठाओ, मणिपुर का जवाब मत सुनो। क्या यही है विपक्ष की तरफ से जवाबदेही का सबसे बड़ा सवाल? देखिए नमिता जी, ये आजकल का डेमोक्रेसी यही होता है कि आप सब पे धप्पा लगाओ, जो हम नहीं है वो नाज़ी है, मुसोलिनी है, सब कुछ है। देखिए, जब असली तानाशाही होता है ना, तो कोई भी बोलता नहीं है तानाशाही। असली तानाशाही में लोग डरते हैं उसको तानाशाही बोलने के लिए। ये लोग वैसे हमारे बंधु जो हैं वो नॉर्थ ये गए, वो नेशनल हेरल्ड के भ्रष्टाचार के मामले में होगा, कोई और चीज के लिए नहीं होगा, उनके वार्तालाप के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वैसे मेरे को भी जेल में डाला गया था 40 दिन के लिए, आपको याद होगा। तब क्या हम तानाशाही थे? वो तो स्टेट कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं किया था। वो कौन सा बहुत विवेक श्रीवास्तव जवाब दीजिए। चीन में डेमोक्रेसी की, देखिए दो चीजें अभिजीत अय्यर मित्रा जी ने, अभिजीत अय्यर मित्रा ने दो बातें आज बोली है डिबेट में। पहली बात उन्होंने बोली कि हम मिथ्या चीज फैलाते हैं कि ये द्रविड़ हैं, ये आर्यन हैं, और इन्होंने यही नैरेटिव फैलाया था। ये मानना नहीं चाहते हैं कि द्रविड़ उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, बैकवर्ड उत्पीड़न इस देश की सच्चाई है, इसको एक्नॉलेज नहीं करते और एंटी रिजर्वेशन का ट्रेंड रहा है। पहली चीज, या डीके शिव कुमार के भाई साहब जो बेंगलुरु रूरल से लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को अलग देश बन जाना चाहिए। किसके मुंह में क्या डाल रहे हो? तो कांग्रेस पार्टी ने कहा था। विवेक मुझे कहा था मुझे कहा था हम लोग तो आपका लेफ्टिस्ट हम लोग आप द्रविडियन आर्यन में मानते हैं कि नहीं? आप क्या मानते हैं तमिल शोषित द्रविडियन है? ये चाइना में जवाब दे दीजिए। लोकतंत्र चाइना में कितना लोकतंत्र मजबूत है? आप तो लेफ्ट पार्टी से आते हैं ना, लोकतंत्र कितना मजबूत है? अब आप लोग घबराइए मत, जरा मेरी बात को पूरा हो जाए। नहीं, तो आप चीन को जवाब दीजिए ना, चीन को जवाब दीजिए। नहीं, पहले मैं इनकी बात नहीं, पहले चाइना में थोड़ा, मैं इंडियन हूँ, मैं चाइना पे क्यों? आप चाइना जाके पूछिए पहले इनके। अभिजीत अय्यर मित्रा तो बोल रहे हैं, अभी तो जिज्ञासा में जो बोल रहे हैं, जो बच्ची भी खाई है देश की समाजवादी व्यवस्था नहीं आ रहा, फंस गए हैं आप विवेक श्रीवास्तव जी। चीन पर कुछ नहीं बोल पा रहे। चीन में क्या सवाल है? कम्युनिस्ट पार्टी है, क्या सवाल है? चीन कम्युनिस्ट कंट्री है, वो अपने तरीके से अपना देश चला रहे हैं। हम तो क्या तंत्र है? हमारे तरीके से चल रहा है। फिर आप सऊदी अरबिया में राज चाहिए, सऊदी अरबिया में राज चाहिए, दुबई में राज चाहिए, दुबई में राज चाहिए, वहां पे नरेंद्र मोदी तो बोल दीजिए सऊदी अरबिया की सबसे ऊपर हर देश की अपनी व्यवस्था है, हर देश की अपनी व्यवस्था है। मात्र 30 सेकंड का समय शहजाद पुनावाल। नाविका जी, जब मैंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस ने चाइना के जिंजियांग प्रोविंस पे कुछ कहा तो बोले नहीं, ये अमेरिकन प्रोपेगेंडा। आपने जब एक वैलिड सवाल पूछा तब बोले चाइना पर जवाब क्यों दूं? ये हिपोक्रेसी है। दूसरी बात, ये भारत को, देखिए मोदी को गाली दो, भाजपा को गाली दो, पर मोदी और भाजपा को गाली देते देते भारत की लोकतंत्र और भारत के बहुसंख्यक समाज, ऐसा कौन सा पड़ोसी मुल्क है जहां पर हिंदू बहुल नहीं है और वहां पर लोकतंत्र है? ये अफगानिस्तान में लोकतंत्र है क्या? ये पाकिस्तान में लोकतंत्र है? ये चाइना में लोकतंत्र है? ये देश लोकतांत्रिक है क्योंकि भारत का हिंदू बाहुल है। ये देश लोकतंत्र सेकुलर है क्योंकि यहाँ का हिंदू सेकुलर है। और आप खत्म करना चाहते हैं, ये भारत
को पाकिस्तान के साथ इसको जो है एक अथॉरिटेरियन को ला करके चुनाव जीत करके हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखा? जिसके अंदर माइनॉरिटी रहना मुश्किल हो जाएगा। हम उसके खिलाफ हैं, अभी हम आपसे लड़ रहे हैं। कॉमरेड को थोड़ा भाई साहब, भारत माँ को ना छेड़ा जाए, यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। जब तक 65 साल 70 साल आप लोगों ने राज किया तब तक तो कुछ नहीं हुआ था। ये बस अब जो है लोकतंत्र खतरे में हो गया, ये सही नहीं है। मैं मानती हूँ ये सही नहीं है। सरकार को आप घसीटिए, जवाब मांगिए। जो हर देश में दिक्कतें हैं, समाधान उसके ढूंढने हैं। 100% काम कहीं भी नहीं हुआ, बहुत जगह बहुत काम की जरूरत है, बहुत गलतियां होती हैं सरकारों की। जवाब मांगिए, कटघरे में खड़ा करिए। लेकिन भारत लोकतांत्रिक देश नहीं है, ये कहते हैं जब आप, तो आप भारत देश पर सवाल उठाते हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है। पब्लिक सवाल पूछ रही है। कश्यप वैद्य का वडोदरा से सवाल है, सर्वे क्या इस बात का नहीं होना चाहिए कि विपक्ष के तौर तरीके से संविधान खतरे में है? अशोक कुमार सिंह का पंचकूला से सवाल है, जब राहुल गांधी ने मनमोहन सरकार के अध्यादेश फाड़ने की बात की तब क्या संविधान खतरे में नहीं आया? छाया सोनी का शहडोल एमपी से सवाल है, राहुल गांधी का संसद में हूटिंग करना, अपने सांसद को चिल्लाने और घेराव करने के लिए उकसाना, क्या ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत करता है? राजकुमार भाटी जी आज जवाब दें, जनता पूछ रही। नहीं, मैं तो दो वाक्य आपने बोले ना होगा। एक तो ये बोला सब कुछ ठीक चल रहा है, दूसरा आपने बोला कि लोकतंत्र, हम कहते हैं कि लोकतंत्र नहीं है भारत में। हम कभी नहीं कहते लोकतंत्र नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस पर हमें गर्व है, इस पर हमें घमंड है कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक नहीं है, उसकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। और जब अभिजीत जी ये कहते हैं कि लोकतंत्र तो है, लेकिन बोल क्यों रहे हैं, ये क्यों कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में? अरे बोल रहे हैं हम तभी तो लोकतंत्र है। जब हमारे बोलने पे भी पाबंदी लगा हुआ है, लोकतंत्र की वकालत कहाँ बोलने पे पाबंदी है? पिछले 1 घंटे से आप बोल रहे हैं, सारे देश आपको सुन रहा है, फिर भी आपको लोकतंत्र खतरे में लगता है। देश के लोगों ने सरकार चुना है, आपको विपक्ष में चुना है। लोकतंत्र, आपके नंबर बढ़े हैं, उनके घटे, लेकिन लोकतंत्र जिंदा है, इसीलिए तो हुआ है। लेकिन दर्शकों, नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के नेताओं की लड़ाई राजनीतिक है, लेकिन विपक्ष के कई नेताओं ने इस राजनीतिक लड़ाई को देश की लड़ाई बताने के लिए लोकतंत्र और संविधान का सहारा लेने की कोशिश की। इसलिए लोकतंत्र खतरे में है वाला नैरेटिव देश के सामने रखा गया। लेकिन नरेंद्र मोदी की नीतियों से किसी की सहमति या असहमति के बावजूद देश सुरक्षित हाथों में है और देश जनता की वजह से, यहाँ की पब्लिक की वजह से हमेशा लोकतांत्रिक रहेगा। जनता को उन पर भरोसा है जिनको उन्होंने चुना है। इस बात को चुनाव के नतीजों के बाद प्यू रिसर्च के आंकड़े भी बता रहे हैं। लेकिन क्या करें, ये विपक्ष है, ये मानता ही नहीं।